हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ वगैरह कंटिन्यूसली आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स बीच बीच में मैथ, जियोग्राफी और ये सभी सब्जेक्ट्स जितने भी हमें देखने को मिल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सभी भी लगातार हम तैयार कर रहे हैं। जैसा कि मेरे भी पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, मैं ज़्यादातर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ को लेकर के आता हूं और इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट जैसे मिसलेनियस वगैरह हैं, उन सभी को लेकर के आ रहे हैं। वर्तमान में अभी 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। जितने लोग ने पीएससी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा उनका एग्ज़ाम पेपर है 25 जुलाई के दिन। हाल ही में अभी न्यूज़पेपर में भी ये बात छप गई और आज आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। एक करंट की बात याद रखिएगा कि जो दिलीप कुमार, जिनका यूसुफ खान ओरिजिनल नाम था, आज ही के दिन उनका निधन हुआ है। और आप जानते हैं 1922 11 दिसंबर 1922 को उनका जन्म हुआ था और 100 से भी अधिक मूवी में उन्होंने काम किया और हिंदी फिल्म के जगत के मशहूर एक्टर यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार जी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, यानी 7 जुलाई कल के दिन वो एक्सपायर हुए। और आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ही देखा आपने, एक फ़ोटो देखी होगी, लता मंगेशकर के साथ जो है छपी हुई है और उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बार केस जो है दिलीप कुमार ने लड़ा था लता मंगेशकर के लिए और उस केस को जीता भी था उन्होंने। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, बायोलॉजी का ही एक टॉपिक है और उसका नाम है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जब मैंने पढ़ाया तो बच्चों के बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं कि जीव विज्ञान तो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान पढ़ा, और जंतु विज्ञान के अलावा जो वनस्पति विज्ञान होता है, बॉटनी होता है, उससे भी बनने वाले बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही रहेगा, जिसमें आज हम केवल क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, कैसे इसका विभाजन हुआ, किस तरीके से इसे विभाजित किया गया है बॉटनी। ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आएगी वो क्या आएगी आपकी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बॉटनी। ठीक है ना। परिभाषा अगर देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो स्टडी अबाउट द प्लांट्स नोन एज बॉटनी। ठीक है ना। इनके बारे में अगर हम देखें तो बॉटनी में लगभग क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं उसके बारे में भी आज देखेंगे। क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी है, एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सब चर्चा आज हम केवल इंट्रो यानी कि बॉटनी के इंट्रो में देखें। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बॉटनी में बनने वाला सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो ये है कि बॉटनी के जनक किसे माना जाता है। जनक या फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं, तो एक व्यक्ति का नाम अक्सर आपने सुना होगा, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ये बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न था कि इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जिस प्रकार से आपने जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अरस्तु, उन्होंने जंतु इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी। उसमें 500 प्रकार के प्राणियों का, उनकी संरचना, उनके जनन के प्रकार, उनका स्वभाव वर्गीकरण इत्यादि की उन्होंने व्याख्या की और इस आधार पर उन्हें जंतु विज्ञान का जनक माना गया, अरस्तु को। ठीक इसी प्रकार से भी द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम, वनस्पति इतिहास, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम नाम की एक पुस्तक जिसे लिखा किसने, थियोफ्रेस्टस ने, और लगभग इस पुस्तक में
500 प्रकार के वनस्पतियों का इन्होंने रचना के प्रकार यानी कि उनकी संरचना, उनके जनन के प्रकार और उनका स्वभाव वर्गीकरण इत्यादि की जानकारी उन्होंने द स्टोरी ऑफ प्लांटेरा नामक पुस्तक में की। इसी आधार पर थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। समझ में आ गया? यही चीज़ हमको देखनी है। देखिए, अगर हम वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ें तो लगभग 7 से 8 या 10 क्लासेस में मैं लगभग वनस्पति विज्ञान से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका MCQ भी करवा दूंगा, और बनने वाले जो टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से समझना है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे तो वो PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से, चाहे तो वो बोर्ड और मार्कर के माध्यम से है। कोशिश मैं करूंगा कि आपके सामने डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रेजेंट रहूं और प्रेजेंट होकर के आपको वनस्पति विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी दूं। है, चलिए, तो सबसे पहले अब हम इसके सिलेबस में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, और सिलेबस देखते हैं कि बॉटनी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती। ठीक है, तो इसको मैं लगभग अभी मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और उसी का सिलेबस मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले तो हम इसका क्या देखेंगे, वर्गीकरण। इसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लगभग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि वनस्पति विज्ञान को किस किस रूप में विभाजित किया गया है। देन उसके बाद परिभाषाएं, व उदाहरण, यानी कि डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स जो आते हैं, जैसे क्रिप्टोगैमस, हेनरोगैमस, है ना, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये सब चीज़ें। ठीक, देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो सबसे मेन चैप्टर हमारा आता है इसमें, वो आता है पादप विज्ञान। इसी को कहा जाता है या पादप विज्ञान, या फिर इसको हम कह सकते हैं पादप आकारिकी, या इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद जैसे ही हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में, पादप आकारिकी में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी, तो हम देखें तो जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ती इत्यादि सब चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं ये। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे हम, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट, या हम कह सकते हैं इन्हें वर्णी लवक। ठीक है, दैट इज नोन एज पिगमेंट। पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, गाजर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, मूली में दुर्गंध, मिर्च में तीखापन, बैगन का बैगनी रंग, जामुन का बैगनी रंग, ये सब चीज़ें हम क्या है इसमें देख लेंगे। हालांकि इसके अलावा हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, श्वसन, रेस्पिरेशन। जैसा जंतुओं में श्वसन होता है, ठीक उसी प्रकार से वनस्पति में जो श्वसन होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लगभग पढ़ेंगे। ये लगभग 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको वनस्पति विज्ञान में पढ़ने होते हैं, और इन्हीं 5 टॉपिक की हम बात करें तो जो क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं वो इनसे होते हैं। एक अदर टॉपिक में अगर हम देखें, जैसे वनस्पति से कभी कभी पूछ लिए जाने वाले प्रश्न हैं, वो कौन से हैं आपके, प्लांट डिसीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पादप रोग। जैसे आपने नींबू का डाइबैक रोग, ठीक है ना, गेहूं का किट्टू रोग, गन्ने का अंगमारी रोग, ठीक है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा।
जिस प्रकार से जंतुओं में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं फैलती हैं, ठीक इसी प्रकार से प्लांट्स में भी होने वाली जो बीमारियां हैं के माध्यम से फैलती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने इस सिलेबस को देखा। सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये चीज़ें हमको लगातार पढ़नी हैं और पढ़ करके जो आगे की चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे। जो मेन टॉपिक है वो ये, इसके अलावा जो अदर टॉपिक होंगे जैसे MCQ में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस को हम क्या है बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में यदि इनसे कोई भी संबंधित प्रश्न आएगा तो हम निश्चित रूप से उसे सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब इसके आगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आएगा? क्लासिफिकेशन। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केवल प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में ही जानेंगे। क्लासिफिकेशन की एक एक बारीकी को समझ लेंगे, किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि क्लासिफिकेशन से संबंधित कोई प्रश्न आपके जीवन में, आपकी परीक्षा में आए तो आप उसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ और अब आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था कि जो प्रथम अगर दृष्टिया वो क्वेश्चन बनने वाला है कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, चलिए तो इसका हम वर्गीकरण करेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन इससे और संबंधित है, वो आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो वनस्पति विज्ञान है इसका जो विभाजन किया था, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वो एक व्यक्ति ने किया था, उनका नाम था एक्लर। मे बी 1881 टू 1883, आप ईयर देख लीजिएगा। एक्लर नाम के व्यक्ति ने वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। कैसे कैसे किया, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है आपका, उसे कहते हैं हम, हिंदी में कहते हैं अपुष्पोद्भिद, यानी कि क्रिप्टोगैमस। ठीक, सेकंड इसका विभाजन उन्होंने पहले किया जिसे हम कहते हैं पुष्पोद्भिद, जिसको कहा जाता है फेनरोगैमस। ठीक है, अपुष्पोद्भिद को भी 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक कहा गया थैलोफाइटा, देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसके नाम सेम है। दूसरा था ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा। नोट करते चलेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है इसके बारे में। पुष्पोद्भिद को देखें तो इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक था अनावृत बीजी, अच्छा इसे नग्न बीजी भी कहते हैं दोस्तों, नग्न बीजी। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है आपका जिम्नोस्पर्म। एक होता है इसका पार्ट जिसे कहते हैं आवृत बीजी, इसे कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कवर कर रहा है क्या? 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ ठीक है,
अच्छा, थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको और पास लिखे देता हूँ, छोटा लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप जूम करके देख लीजिएगा, आवृत बीजी। ठीक है, चलिए अब देखिए, हो गया सर, थैंक यू। अब इसके बाद हम देखते हैं थैलोफाइटा। देखिए इनकी स्पेलिंग चाहे तो मैं लिख देता हूँ आपको, थैलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर, पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन बाद में देता हूं, पहले इनका और विभाजन हम देख लें। इसको जिम्नोस्पर्म, इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा के अंतर्गत थैलस जीव को रखा गया है, जिसमें आपका जीवाणु, शैवाल, कवक। ब्रायोफाइटा में नहीं रखा गया, टेरिडोफाइटा छोड़ दीजिए, अनावृत्त को छोड़ दीजिए, आवृत्त बीजी का विभाजन किया गया है, जिसे कहते हैं एक बीज पत्री। इसको हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं मोनोकॉट। और एक होता है आपका द्विबीज पत्री, जिसको कहा जाता है डाइकॉट, है। देखिए मैंने अंग्रेजी हिंदी दोनों में नाम लिख दिए हैं, और इसको बढ़िया तरीके से आप देख लीजिए, आप समझिएगा। इसी विभाजन पर आज हम क्या करेंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे। कम ही समय पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमको निश्चित रूप से और भी नॉलेज इसका होगा। सबसे पहला देखिए अपुष्पोद्भिद, क्रिप्टोगैमस। अपुष्पोद्भिद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पुष्प लिख रहा है, भिद लिखा है और आ लगा, मतलब कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, जिसमें फूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो विखंडन या विभाजन द्वारा जनन कर लें, उन्हें अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी कि जिनमें पुष्प न पाए जाएं, विभाजन या विखंडन द्वारा जनन कर लें, उन्हें हम अपुष्पोद्भिद कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, जो पुष्प के माध्यम से अपने जनन करते हैं, या हम कह सकते हैं पुष्प के माध्यम से जनन करें, निषेचन की प्रक्रिया जिनमें होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, पुष्पोद्भिद या फेनरोगैमस कहा जाता है। इसके बाद अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा के बारे में देखिए, जीवाणु और कवक को भी इसमें रखा गया, लेकिन मुख्यतः किसे माना जाता है, शैवाल को माना जाता है। समझिएगा, ऐसे जीव जो थैलस होते हैं, थैलीनुमा संरचना के होते हैं, जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता। फिर से समझ लीजिए कि जो थैलस जीव होते हैं, यानी कि जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु, और कवक जीवाणु को भी छोड़ दे, शैवाल को देख लें, जो काई होती है, इनका शरीर न पत्तियों में विभाजित होता है, न तना में विभाजित होता है, न जड़ में विभाजित होता है। तो ऐसे वनस्पति को हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइटा, इसमें यानी कि इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित तो होता है, लेकिन वो सत्य जड़ यानी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं पाई जाती, जिन्हें असत्य जड़, असत्य पत्ती, असत्य तना हम कह सकते हैं। हालांकि इसके उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि वनस्पति जगत का उभयचरी पौधा किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित तो होता है, परंतु वो सत्य रूप से नहीं पाए जाते, असत्य होते हैं, ट्रू नहीं होते, फॉल्स होते। जैसे कहावत, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ठीक है। टेरिडोफाइटा,
टेरिडोफाइटा की बात करें तो जितने भी सजावटी पौधे हैं, अगर हम देखें कि इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है और ये थोड़ा ऊंचे भी होते हैं। सजावटी जो पौधे होते हैं वो अक्सर इनमें रखा जाता है और इसे टेरिडोफाइटा को अनावृत बीजी और नग्न बीजी के बीच की पादप की कड़ी माना जाता है। सॉरी, अनावृत बीजी को नग्न बीजी और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा अगर देखें तो ये नमी वाले स्थान में दोस्तों पाए जाते हैं। नमी वाले स्थान में ब्रायोफाइटा भी, और ये भी झाड़ी नुमा संरचना में होते हैं टेरिडोफाइटा। समझ में आ गया? तो ये तीन इनके बारे में पढ़ना होगा। अनावृत बीजी यानी अनावृत बीजी, बीज मतलब क्या? जिससे किसी पौधे का पुनः जन्म हो सके, उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं कि पुष्पोद्भिद की वह शाखा उन पौधों के बीज यानी कि अनावृत बीजी जो होते हैं, इनके बीज फलक के अंदर नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आम, अगर आम की बात करें तो आम, अभी वर्तमान समय में आपने आम खाए होंगे, आम का जो बीज होता है वो अंदर पाया जाता है, उसके बाहर क्या होता है? पूरी फलक होती है ना। तो वो फलक होती है और फलक में अगर आप देखो तो वो फलक के अंदर बीज पाए जाने वाले, जिसे हम आवृत बीजी, आवृत मतलब कोटिंग होती है, कवर होता है। अनावृत बीजी में कवर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, स्ट्रॉबेरी आपने खाया होगा, तो स्ट्रॉबेरी अभी सर्च करिएगा नेट में, लेक्चर खत्म होने के बाद स्ट्रॉबेरी जब आप सर्च करेंगे तो रेड कलर का और बीच बीच में गड्ढे होंगे, उस गड्ढे में बीच बीच में क्या होगा? आपके येलो कलर के दाने दिखेंगे, वो दाने बीज हैं उनके। तो आपने देखा कि अनावृत बीजी, स्ट्रॉबेरी अनावृत बीजी में आता है, उसके बीज कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं, ना कि अंदर, उनमें कोई कोटिंग नहीं होती। जबकि आम में कोटिंग होती, चने में कोटिंग होती है ना, आपने देखा हो चना कोटिंग होती, दाल में कोटिंग होती, चावल में कोटिंग होती, धान से चावल निकल, गेहूं में भी कोटिंग होती। समझ में आ गया? तो ये चीज आवृत बीजी ठीक इसका अपोजिट, जिनके बीज के ऊपर फलक पाए जाते, कवरिंग पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी कहते हैं। अब आवृत बीजी दो भागों में बटा है। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री का अर्थ ये है जिनके बीज एक फलक के अंदर हो, जो एक भाग में ही संपूर्ण हो, उसे ही हम एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे गेहूं में भले बीच में धारी लगी, लेकिन वो एक बीजपत्री। अगर गेहूं को तुम बीज से काट के उगाने का प्रयास करो तो नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल है। चावल सिंगल, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जिनके बीज दो फलक के बीच में हो, जैसे मटर हो गया, चने को अगर आप दर दो, चने की दाल बना दो, दाल को उगाओगे तो कभी उगेगा? नहीं उगेगा। आपने देखा होगा कि चना को फुलाने के बाद जब फूल जाता है, 2-3 दिन रख दोगे तो अंकुरित हो जाता है। चने का जो बीज होता है वो दो बराबर भागों के बीच में एक होता है, इसीलिए चने को द्विबीजपत्री में रखा गया। जितनी भी दालें हैं उनको द्विबीजपत्री में रखा गया। आम भी द्विबीजपत्री, ध्यान रखिएगा। आम के अंदर का जो बीज निकलेगा, अंदर जो उसका कड़ा वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर बीज होता है, उसको दो बराबर भागों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आम भी क्या है? आपका द्विबीजपत्री। ठीक है, इसके अलावा पपीते का दाना आप फलक के अंदर होता है, तो पहले तो ये आवृत बीजी हुआ। आवृत बीजी के बाद फिर उसके अंदर दाने गोल गोल होंगे, उनको दो बराबर भागों में नहीं काट सकते हो, मतलब वो द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको ये डिफरेंस, हालांकि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री से प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न आते हैं फलों से, कौन सा असत्य फल है, कौन सा सत्य फल है, तो उनके बारे में हम चर्चा फिर आगे धीरे धीरे जैसे आएगा उसके बारे में करें। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरीके से आज हमने वनस्पति विज्ञान का लगभग संपूर्ण विभाजन देखा। पुष्पोद्भिद, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, नग्न बीजी, आवृत बीजी। ठीक है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। अगले जो लेक्चर में हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान से, वो देखेंगे थैलोफाइटा के अंतर्गत, यानी अपुष्पोद्भिद में थैलोफाइटा, उसमें शैवाल देखेंगे। जीवाणु और कवक एक दूसरे टॉपिक पे अंतर्गत आते हैं, जिनको मैं अलग से उनकी क्लास लेकर के आपको जीवाणु और कवक के बारे में बता दूंगा।
आज केवल हमने जो है इसको जाना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे किसको, शैवाल के बारे में, और शैवाल से बनने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।